हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, वो बनाएंगे। तो इसमें हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रह गया था, तो ये पढ़ना है और उसके बाद हम बस हमारे थोड़े से और टॉपिक्स बचेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला हमें दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हाउएवर डिफरेंट यूजर नीड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पसेस डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है कि पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी, जो कोर फंक्शनैलिटी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, वो हमें प्रोवाइड करता है। पर हर एक यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हर एक यूज़र की प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो किसी को किसी चीज़ के लिए अपना सिस्टम चाहिए, किसी को किसी और यूज़ के लिए, तो सबके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक न्यू कैटेगरी बनानी पड़ी। हेंस अ न्यू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड। फिर हमें एक न्यू कैटेगरी की ज़रूरत पड़ी कि हम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकें, अपने यूज़र्स की उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर बनाया गया, जो हमारा ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है और ये सॉफ्टवेयर हमारा क्या कहलाने लगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसकी यहाँ पे क्लासिफिकेशंस हैं। पहला ये दो उसमें कस्टमाइज़ है। पहली कैटेगरी क्या है इसकी? जनरल पर्पस की, और दूसरी कैटेगरी है इसकी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जो इन जेनरिक एप्लीकेशंस के लिए क्या करता है, काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये ऐसा है कि इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे एक जनरल पर्पस के लिए, जनरल यूज़ के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि हमें अगर स्प्रेडशीट टूल्स चाहिए, जैसे जो हमारे स्प्रेडशीट्स जो टूल्स होते हैं उनके लिए हो गया, हमारा लिब्रे ऑफिस हो गया, और हम हम कह सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसी एप्लीकेशंस की नीड जो इन जनरल सबके लिए सेम सी ही रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं होती। जैसे एडोब फोटोशॉप, यानी कि यहाँ पे आपको इन जनरल सबके लिए सेम ही काम होगा कि यहाँ पे जिसको जैसा चाहिए अपनी फोटोशॉप करवानी है तो आप वैसा करा सकते हो। तो इन जनरल सबके लिए क्या रहती है, सेम रहती हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स, तो ये जो कैटेगरीज हैं जो जनरली सबके लिए हमें सेम ही रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं, तो वो हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि हर कोई इसे अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए हम क्या करते हैं, चेंज करना चाहते हैं। हम चाहिए कि ये मेरे लिए ऐसा हो, किसी दूसरे बंदे को उसमें कुछ और चेंज कराना है तो वो उस तरह से चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कपड़ों का एग्जाम्पल दिया है कि किसी को किसी और तरह के कपड़े पहनना पसंद है, किसी को उसमें कलर की चॉइस चाहिए, किसी को फिटिंग की चॉइस चाहिए, तो इस तरह से कस्टमाइज़ करना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसी एप्लीकेशंस जो हम अपने लिए, अपने यूज़ के लिए अप्लाई कर सकें, उनको कस्टमाइज़ कर सकें, तो वो वाले जो सॉफ्टवेयर होंगे वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होंगे। जैसे कि इंक्लूडिंग वेबसाइट्स, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब हर स्कूल का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलग होता है, हर कोई अलग अलग काम करता है। गवर्नमेंट स्कूल अलग तरीके से चलते हैं, प्राइवेट स्कूल अलग तरीके से चलते हैं, सेमी गवर्नमेंट स्कूल अलग तरीके से चलते हैं, आर्मी स्कूल्स अलग तरीके से चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे इन सब का जो सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में आते हैं। बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे दे रहा है प्रोप्राइटरी और फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए फ्री हैं और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, तब हम उन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाते हैं। तो बात करें हमारे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए क्या किए गए, फ्री किए गए हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पब्लिक के एम के लिए, यानी कि वो सॉफ्टवेयर फ्री क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने शायद ये सोचा हो कि जब हम क्या करें, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो उसे और ज़्यादा डेवलप कर सकें, और अगर उसमें कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो पब्लिक क्या करे, उसको आइडेंटिफाई करे अपने यूज़ करने के दौरान में, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हम क्या कर सके, एज अ पब्लिक हम उसे वो करेक्ट करवा सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे लिए फ्री होते हैं। तो ये जो हमारे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम फॉस भी बोलते हैं, FOSS, फॉस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे कि हमारे पास उबुंटू हमारे लिए फ्रीली एक्सेसिबल है। उबुंटू जो है वो हमारे लिए फ्रीली एक्सेसिबल है कि कोई भी कोई भी इंसान क्या कर सकता है, उसको ईजिली उसे एक्सेस कर सकता है और फिर क्या कर सकता है, उसमें जो भी उसका काम है वो परफॉर्म कर सकता है। फॉर मोर एग्जाम्पल ऑफ फॉस इंक्लूड्स पाइथन, लाइब्रेरी ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला, फायरफॉक्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जितने भी अभी नाम मैंने लिए, ये सारे क्या है ये हमारे सारे फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ये हमारे फ्रीली अवेलेबल हैं, हम इनको यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। पर सारे सॉफ्टवेयर हमारे लिए फ्री नहीं होते। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री नहीं हैं, जिनके हमें पेमेंट करनी पड़ती है, कुछ पेड भी होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट दिए हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री वेयर आर स्काइप, एडोब, रीडर एक्सेट्रा। व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज़ टू बी परचेज फ्रॉम द वेंडर
who has the copyright of the software, then it is proprietary software. Example of proprietary software include Microsoft Windows, Tally, Quick Heal। जो हमारे proprietary softwares हैं उनके यहाँ पे कुछ examples दे रखे हैं, जैसे कि हमारे Microsoft Windows, Tally, Quick Heal, ये सब क्या हमारे proprietary softwares हैं, यानी कि ये हमें freely access नहीं कराए जाते हैं। तो ये इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी दे रखा है कि द सॉफ्टवेयर कैन बी freeware और open source और proprietary software depending upon the terms and condition of the person or group who has developed and released the software। यानी कि कोई सॉफ्टवेयर फ्री होगा हमारे लिए या वो प्रोप्रिएटरी होगा, तो वो डिपेंड करता है कि किसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है और उसका क्या माइंडसेट है, वो क्या सोचकर हमें दे रहा है, क्या सोचकर वो हमें प्रोवाइड कर रहा है इन सॉफ्टवेयर्स को। यानी कि अब वो हमें ये सोच के दे रहा है कि पब्लिक ही इसमें अगर कोई गलती होगी तो वो मुझे फाइंड करके दे देगी, तो वो फ्री में देगा। अदरवाइज अगर उसको लगता है कि अगर कोई यूज़ करेगा मेरा सॉफ्टवेयर तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो OS क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसीडर टू बी अ रिसोर्स मैनेजर विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि जब भी हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो भी कंप्यूटर है उसके सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यही क्या करता है, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे कंप्यूटर में उन सबको मैनेज करेगा। जैसे कि हमारे हार्डवेयर इंक्लूडिंग, यानी कि ज़रूरी नहीं बस सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। यानी कि हमारे CPU, रैम, डिस्क नेटवर्क एंड अदर इनपुट डिवाइसेज, ये सब इट ऑल्सो कंट्रोल्स, यानी कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा ही। उसी के साथ साथ जो भी हमारे वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, मैनेज करता है उन सबको, सिस्टम सिक्योरिटी को हैंडल करता है, डिफरेंट यूज़र्स के लिए उन सब का काम करता है। तो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेट करने का काम करेगा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड्स, यानी कि द फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहला ये क्या करें, जो भी सर्विसेज हैं उन सबको बिल्ड करें और एप्लीकेशंस को रन करें। उसी के साथ साथ यहाँ पे when an application program need to be run, it is the operating system which load that program into memory and allocates it to the CPU for execution. When multiple application program need to be run, the operating system decide the order of the execution। यानी कि ये क्या करता है, इसका पहला फंक्शन है कि वो क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा और एप्लीकेशंस को रन कराएगा, यानी कि एप्लीकेशन सही से चलें उसका ये ध्यान रखता है। साथ ही साथ में मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर हमारी चल रही हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से को किस ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करवाना है, कौन सी एप्लीकेशन को हम कब एग्जीक्यूट करवाएंगे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का इज़ टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूज़र थ्रू विच द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यानी कि यूज़र को एक ऐसा इंटरफेस, एक प्लेटफॉर्म देना जिसपे वो क्या कर सके, उस इंटरफेस पे आकर वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। उस कंप्यूटर के साथ जो यूज़र है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के साथ मिलकर के अपना जो भी उसका काम है, जो भी उसकी जॉब है, उसको आपको कमांड दे सके, उस सबका इनपुट दे सके और फिर जो रिजल्ट है उसे निकाल सके। अब यहाँ पे OS यूज़र इंटरफेस, अब ये जो इंटरफेस है वो क्या है, OS यूज़र्स का इंटरफेस क्या है। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस हैं जैसा कि हमें प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है हमारा कमांड बेस्ड इंटरफेस। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर अ यूज़र टू एंटर द कमांड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग और डिलीटिंग अ फाइल एक्सेट्रा। कमांड बेस नाम सुन के समझ में आ रहा है कि एक ऐसा इंटरफेस है जिसको कमांड की ज़रूरत है, यानी कि जब तक एक यूज़र कमांड नहीं देगा ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो कमांड बेस इंटरफेस में होता है कि ये एक यूज़र अगर हमें कोई कमांड दे रहा है, भले ही वो कोई भी टास्क परफॉर्म करने की हो, चाहे कुछ क्रिएट करना हो, कोई फाइल ओपन करनी हो, कुछ एडिट करना हो या फिर कोई फाइल डिलीट करनी हो, तो इन सभी कुछ करने के लिए हमें इस इंटरफेस में क्या ज़रूरत है? कमांड की ज़रूरत है। जैसे ही यूज़र हमें क्या करेगा, सारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर देगा उस प्रोग्राम से रिलेटेड, जो भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा उस कमांड को फॉलो करने के लिए हमारा कमांड बेस जो है इंटरफेस वो ओपन हो जाएगा और फिर वो काम करेगा। तो प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस यूज्ड बाय द यूज़र फॉर कमांड बेस इंटरफेस इज द कीबोर्ड। तो जो पहला प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो कमांड बेस इंटरफेस को शुरू करता है वो हमारा कीबोर्ड है, क्योंकि उसी से हम इनपुट देंगे, प्राइमरी तो वही है। फिर कमांड बेस इंटरफेस क्या करता है? इज़ ऑफ्टन लेस इंटरैक्टिव एंड यूजुअली अलाउज अ यूज़र टू रन अ सिंगल प्रोग्राम। ये कुछ ऐसा ये एक ऐसा इंटरफेस है जो मल्टीपल टास्क एक टाइम पे परफॉर्म नहीं करेगा। ये यूजुअली क्या करता है? लेस इंटरैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा? अपने यूज़र को अलाउ करेगा कि वो एक टाइम पर एक ही सिंगल प्रोग्राम को ही रन करे। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद कमांड बेस इंटरफेस इंक्लूड MS DOS एंड यूनिक्स।
तो ये इसके एग्जाम्पल हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो कमांड बेस्ड इंटरफेस इंक्लूड होते हैं तो वो MS DOS में होता है और यूनिक्स में होता है। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, तो GUI भी बोलते हैं, फुल फॉर्म्स आ जाती हैं पेपर में तो याद रखना। GUI क्या है, ये यहाँ पे यूज़र्स को एक कमांड देता है, कमांड तो कहना गलत रहेगा, कि यहाँ पे यूज़र्स के हाथ में होता है कि वो अपने जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें रन करें, जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में दे रखी हैं, आइकन्स, मेन्यू, अदर विजुअल ऑप्शन, उन सब के अकॉर्डिंग में वो जो भी काम कराना चाहते हैं कराएं। आइकन्स यूजुअली रिप्रेजेंट द फाइल एंड प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर एंड विंडो रिप्रेजेंट रनिंग प्रोग्राम दैट द यूजर हैज़ लॉन्च्ड through the operating system. The input device used to interact with the GUI commonly includes the mouse and the keyboard. ऐसा कह सकते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, सब कुछ ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा होता है। जैसे कि हमारे पास आइकन्स होंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, कि एक सिंबल होगा कि हाँ ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ में उस फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए आइकन्स हो गए। अब उसे स्टोर करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में स्पेस होती है, और साथ ही साथ में जो हमारी जिसपे अगर हम उस प्रोग्राम को रन करना है तो विंडो में हमें वो रिप्रेजेंट होगा कि वो जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। अब GUI जो है, अब ऐसा कह सकते हैं कि इसका इनपुट डिवाइस, पहला इनपुट डिवाइस जिससे इंटरेक्ट करेगा वो कॉमनली क्या होता है, हमारा कीबोर्ड और माउस, ये इंटरेक्ट करते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, अनबटू, फेडोरा एंड मैकिनटॉश एंड अमंग अदर्स। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो हमारे जो एंड्रॉइड्स होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं उन सब के रह जाएगा, और मैकिनटॉश हमारा जो मैकबुक्स होती हैं इन सब के लिए होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब टच बेस्ड इंटरफेस क्या होता है, टुडे स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड PCs अलाउ यूज़र, इस नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे ही पढ़ के बता देती हूँ कि टच बेस्ड इंटरफेस क्या है, कि हम टच से ही क्या कर सकें, सारी चीज़ें ओपन कर सकें। अगर हमें कुछ ओपन करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फोटो ओपन करनी है, कुछ डिलीट करना है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एक्शंस हैं हम परफॉर्म कर सकें सिर्फ अपने एक टच के इनपुट से। तो यहाँ पे हमारा जो कह सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्यूटर मतलब माउस और कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके लिए, आपको सिर्फ टच बेस यानी कि सेंसेशन से ही सारा काम चल जाता है। तो आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स, टैबलेट, PC, लैपटॉप्स, ये सब जो होते हैं वो सिर्फ टच स्क्रीन पे चलते हैं। तो यूजिंग टच स्क्रीन ये क्या करता है, हमारे इनपुट्स प्रोवाइड होते हैं और उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेट करता है, और OS क्या करता है, यहाँ पे कमांड उसको लेता है और फिर ऐप को ओपन करना है, क्लोज करना है, डायल करना है, कोई नंबर स्क्रॉल करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म होती हैं। तो बेस्ड इंटरफेस, टच बेस्ड इंटरफेस कौन सा, हमारे एंड्रॉयड एंड iOS। विंडो 8.1 एंड 10 ऑल्सो सपोर्ट टच बेस्ड इंटरफेस ऑन टच स्क्रीन डिवाइसेस। तो ये इसका एग्जांपल होगा, अच्छे से याद रखना एग्जांपल, कभी बार मैचिंग में पूछ लेता है कि कौन किससे मैच हो रहा है। तो ऐसे वॉइस बेस्ड इंटरफेस, बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा है कि मॉडर्न टाइम पर जैसे हम एलेक्सा यूज़ करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वॉइस का यूज़ करके, वॉइस ओवर करके आप क्या कर रहे हो, अपना सारा काम करवा रहे हो। टच स्क्रीन में होता है कि आप टच करके सेंसेशन पास करके आप काम कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंक्लूड होने की, किसी चीज़ में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बोलो तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे ही स्मार्टफोन्स में भी अब जैसे माइक का ऑप्शन होता है, आपने को बहुत टाइम से पता होगा, इतना ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं आप लोग, तो वैसे ही तो कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, तो इन सब में हमारे पास क्या है, एक वॉइस बेस्ड इंटरफेस है कि आप उसमें कुछ बोल करके क्या कर सकते हो, चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। फॉर यूज़र हु कैन नॉट यूज़ द इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि जो माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारी जो चीज़ें प्रोवाइड करी गई, अगर कोई इन सबको यूज़ नहीं कर सकता तो उसके पास में एक और ऑप्शन है कि आप वॉइस के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, ये सारी काम है अपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवा सकते हो। तो वॉइस बेस्ड कंट्रोल कौन से, हमारे iOS में सीरी होता है, यानी कि एप्पल्स में जो है वो सीरी मिल जाएगा, एंड्रॉयड में आपको गूगल मिल जाएगा, ओके गूगल करके आप काम कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉर्टाना, तो ये भी आपको ऐसी बहुत सारे हैं तो आपको मिल जाएंगे। अब जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, जेस्चर आपको पता होगा, एक मिनट बस, ठीक है। जेस्चर्स हम सबको पता होता है कि हम किस तरह से, कोई आई मूवमेंट, कोई टिल्टिंग, हाथ हिलाना, ये सब करना, तो ये सारी चीज़ें हमारे जेस्चर्स में आती हैं कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके आप काम कर रहे हो, तो ऐसे ही स्मार्टफोन्स में भी होता है। तो एंड्रॉयड एंड iOS एज वेल एज लैपटॉप्स लेट यूज़र इंटरेक्ट विद द यूजिंग जेस्चर्स लाइक वेविंग, टिल्टिंग, आई मोशन एंड शेकिंग। तो जो हमारे एंड्रॉयड्स हैं, iOS हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सब क्या करते हैं, जेस्चर बेस्ड इंटरफेस को भी अपने अंदर इंक्लूडेड रखते हैं कि अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इन्वॉल्व होती गई तो आपको सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखकर, आइज़ की मूवमेंट से, हाथ हिलाकर, कुछ भी आप अगर आप शेक कर रहे हो, टिल्ट कर रहे हो, कुछ वेव पास कर रहे हो, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, गेमिंग जो भी पोटेंशियल्स हैं, मेडिसिन एंड अदर एरियाज़, इन सब में आप क्या कर सकते हो, जेस्चर्स का यूज़ करके आप अपना एप्लीकेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अब फंक्शंस जो हमारे OS के दे रखे हैं, तो पहला पड़ता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर मेमोरी मैनेजमेंट है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट एंड देन डिवाइस मैनेजमेंट, और उसी के बाद हमारा चैप्टर जो है वो फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। तो चैप्टर खत्म होने की खुशी होती है ना। तो देखो जो OS के फंक्शंस है, पहला है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है हमारा, व्हाइल अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेटिंग डिफरेंट टास्क एंड रनिंग साइमल्टेनियसली, अ प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू कैरी आउट वेरियस टास्क।
A task is execution is known as process when we activate a system monitoring program that provide information about the processes being executed on a computer. In some system, it can be activated using control plus alter plus delete. It is the responsibility बार बार सिलेक्ट किया जाता है ओके इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज दीज प्रोसेसेस एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम एज CPU is the main resource of computer system. Its allocation among processes is the most important services of the operating system. Hence process management concerns the management of multiple process, allocation of required resources, exchange of information among processes. यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट, इतना सारा मैंने पैराग्राफ पढ़ दिया, पर प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, प्रोसेस मैनेजमेंट के नाम से समझ में आता है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर रहे हो, उस पर आप कोई काम कर रहे हो, तो आप उसी के दौरान आपको कोई प्रोसेस है जिसको आपको मैनेज करना है। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि जब भी हम डिफरेंट टास्क जो हैं वो साइमल्टेनियसली हम कंप्यूटर पे अपने चलाए जा रहे हैं, तो उन सबका टास्क का जो एग्जीक्यूशन है, इसी को हम प्रोसेस बोलते हैं कि हमारा ये प्रोसेस चल रहा है कंप्यूटर पे, वो वाला प्रोसेस चल रहा था। उसी के साथ साथ प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर आपको ओपन करना है, उसे एक्टिवेट करना है, तो आप कैसे ओपन कर सकते हो? उसे कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डिलीट दबाकर आप उसे इस मैनेजमेंट को, प्रोसेस मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इससे होगा क्या? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो OS है, ये मैनेज करेगा कि आप मल्टीपल टास्क जो है वो मिनिमम टाइम में आप क्या कर सको, परफॉर्म कर सको। क्योंकि आप कंप्यूटर पे काम करो तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारे काम एक एक करके करोगे कि 1 घंटे में ये काम किया, दूसरे घंटे में ये काम करूँगा। अगर आपको सारे काम एक टाइम पर जल्दी करने हैं, मान लो आपको ज़रूरत है, आपके पास टाइमलाइन थी और वो आपने की ख़त्म होने वाली है, तो अगर आपको मिनिमम टाइम में टास्क कंप्लीट करना है तो आप यहाँ पे प्रोसेस मैनेज करते हो। तो CPU हमारा क्या है? मेन रिसोर्स है कंप्यूटर सिस्टम का। तो ये यहाँ पे क्या करता है? प्रोसेस कराने में सबसे इंपॉर्टेंट इसका हाथ होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड कराता है OS को, और उसी के साथ साथ प्रोसेस मैनेजमेंट जो है हमारा OS के बेस पर ही चलता है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। मेमोरी मैनेजमेंट समझो तो यहाँ पे क्या, हमारी प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज यूजुअली लिमिटेड। जैसे हमें पता है कि जो प्राइमरी मेमोरी है या जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम की, वो क्या हमारी लिमिटेड होती है। और इसका जो मेन टास्क है मेमोरी मैनेजमेंट का, ये यहाँ पे क्या करता है? उसे एलोकेट करता है, टेक करता है। ऐसा कह सकता है कि मेमोरी जो बहुत जल्दी जल्दी भर जाती है, जो रनिंग प्रोसेस में चल रही है, उसको मैनेज करने का काम हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का है। सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेस रनिंग एट अ टाइम, बहुत सारे प्रोसेस एक ही टाइम पर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से डायनेमिकली यहाँ पे क्या होती है, फ्री मेमोरी जो थी वो हमारी जो लिमिटेड मेमोरी थी वो भर जाती है। तो उस सबको मैनेज करना कि हमारी मेमोरी भी ज़्यादा ना भरे और हमारा काम भी हो जाए, तो वो सब काम यहाँ पे हमारा इस तरीके से होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोसेसेस। यानी कि अगर हमें अपनी मेमोरी को ठीक रखना है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बाकी सारी चीज़ें, अब मैंने कहा कि मेरी स्टोरेज भर गई तो फ़ोन में से सब कुछ डिलीट कर दो, स्टोरेज वापस आ जाएगी। मैंने फ़ोन इसलिए नहीं ख़रीदा था ताकि मैं उसे डब्बा बना के अपने पास में रखूँ, वो इसलिए लिया गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सके, विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोसेसेस दैट आर ऑलरेडी residing in the memory, and once the process is finished, it is again the responsibility of the operating system to take care of the memory space back for reutilization। यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर आपको मेमोरी जो है आपको सेव करके रखनी है तो आप उसे सेव रखो, पर इस तरीके से कि जो बाकी प्रोसेस हैं वो अफेक्ट ना हो, उन पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो और जब आपका काम हो जाए तो आप क्या कर सको, उस जो मेमोरी थी उसको रीयूटिलाइज़ कर सको और ज़्यादा उसका मैक्सिमम इनपुट आप उसमें से ले सको। तो वो हमारा क्या आता है? मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। फाइल मैनेजमेंट की बात करो तो इसमें क्या होता है? डेटा और प्रोग्राम जो हम अपनी फाइल में सेव करके रखते हैं अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली, जब हम सेव करने के बारे में सोच लेते हैं तो फाइल मैनेजमेंट को हमें सेव करके रखना पड़ता है कि हमें फाइल्स को मैनेज करके रखना है। अब जो हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी है अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में कंप्यूटर सिस्टम में, तो उनको मैनेज किस तरह से करेंगे? सो फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, अपडेशन एंड डिलीटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज फाइल्स। यानी कि यहाँ पे अगर आप कुछ क्रिएट करना है, नई फाइल क्रिएट करनी है, या जो पहले क्रिएट करी थी उसमें कुछ अपडेट करना है या डिलीट करनी है, या फिर अब उसे प्रोटेक्ट करना है आपको, तो वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में सारा काम चलता है। सो प्रोटेक्शन क्या है? क्रूशियल फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या कर रहे हो, अपनी फाइल्स को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। तो मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म इन प्लेस दैट विल स्टॉप यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स। यानी कि अब आपने मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, अब आपको वो सेव करके रखनी है,
पर दूसरे का उस फाइल से कुछ नुकसान हो सकता है तो वो सोचे डिलीट कर दे। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि मल्टीपल लोग, आपके बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल यूजर्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो क्या करे, यूजर्स को स्टॉप करे कि हर कोई आपकी फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए। तो वो सब फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है और ध्यान रखता है कि जो मेन मेमोरी से जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स में यहाँ पे फाइल सेव हुई हैं वो सब ढंग से रहें और सेफ रहें। अब लास्ट है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट यानी कि आप डिवाइस को मैनेज कर रहे हो, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ में डिवाइसेस मिले हैं उन सब का ध्यान रखना। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हैज़ मैनी I/O डिवाइसेस एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर होते हैं जो हमें क्या रखना है, ऑपरेट करने पड़ते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। क्योंकि मान लो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, CPU है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं, तो अब उन सबका ध्यान रखना भी आप ही का काम है। उन सबको साथ में ऑपरेट कैसे करना है वो भी आप ही का काम है। तो एक हेट्रोजीनियस डिवाइसेस का सिस्टम बन जाता है जो कि इंटरडिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, इन सभी डिवाइसेस के साथ में इंटरेक्ट करता है। डिवाइस ड्राइवर्स यहाँ पे इन सभी सिस्टम्स को सॉफ्टवेयर के हेल्प से क्या करता है, पर्टिकुलर डिवाइस को मैनेज करता है और आगे तक मैनेज नहीं करता, मतलब प्रोसेस करवाता है। उन सभी डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, जो भी डिवाइसेस हैं उन सबसे काम करवाता है जो भी उनके पर्टिकुलर काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, जो डिवाइस मैनेजमेंट है उसकी हेल्प से क्या करेगा, उन सारे डिवाइसेस को, अब पर्टिकुलरली डिवाइसेस को क्या करता है, एट द एंड यूज़र के काम में रहें वो, और सारे डिवाइसेस और सम अदर डिवाइसेस उन सबको सेव करके रखता है कि वो यूज़र्स के साथ में क्या रहें, इंटरेक्टेड रहें और वो सही से काम करके दें। जस्ट लाइक फाइल, डिवाइसेस ऑल्सो नीड सिक्योरिटी। जैसे फाइल्स हैं उन्हीं के साथ साथ हमारे डिवाइसेस को भी क्या होता है, सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे उन डिवाइसेस से निकाल ले, तो उसको मैनेज करने का काम हमारा डिवाइसेस मैनेजमेंट का होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम टू द ऑथराइज्ड यूज़र सॉफ्टवेयर एंड अदर हार्डवेयर ओनली। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है कि ऐसे नहीं कोई भी इंसान आएगा आपके सिस्टम को हाथ लगाएगा और चला जाएगा, नहीं, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और जो ऑथराइज्ड यूज़र होगा वही क्या कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपके सॉफ्टवेयर को, आपके हार्डवेयर को यूज़ कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम था कि जिसमें हमने ये समझा कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, किस तरह से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी, क्या इनकी नीड्स थी, किस तरह से ये मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो ये जो बेसिक्स था कंप्यूटर का वो हमने पढ़ लिया। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।